गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 4 वैदिक काल का आगे का पढ़ेंगे। ये आज आखिरी पार्ट है हमारा। इसके पिछले दो वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में जाना था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने थे कि वहाँ का लोगों का व्यवसाय क्या था, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर किस प्रकार की गणतांत्रिक व्यवस्था थी, इनकी प्रजातांत्रिक, इसको जाने थे। कौन कौन लोग जो है कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे, इसको जाने थे। और उसके बाद में फिर उत्तर वैदिक काल में वहाँ के कृषि का विकास और किस प्रकार से भौतिक समृद्धि आई, इसको जाने थे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे समाज और धर्म। हम लोग उत्तर वैदिक काल का समाज और धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे और महाकाव्य की रचना किसने की थी, इसको भी जानेंगे। तो पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार मतलब कि जहाँ पर दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, ये सारे लोग मिल करके रहते हैं, इसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। सभी भाई व कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में साथ साथ रहते थे। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहते थे। सभी लोग उसकी बात मानते थे। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बटा था। वैदिक साहित्य के अनुसार जो है मनुष्य का जीवन जो है 4 अवस्थाओं में बटा था। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसको देखते हैं। ये जो 4 अवस्था में बटा था, इसको हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। और इसमें पहला जो था वह था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें मनुष्य जो होता था वो बाल्य अवस्था में शिक्षा प्राप्त करता था। जैसे कि आप लोग अभी आप लोग का बचपन है यानी बाल अवस्था है, आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही ये जो आश्रम व्यवस्था थी इसमें पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें मनुष्य जो है बाल्य अवस्था में शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा था गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य विवाह कर परिवार चलाता था। अब उसका जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब वह किशोर हो जाता है, उसके बाद में जो है उसका विवाह होता है, तो वह गृहस्थ आश्रम यानी कि गृह जीवन में प्रवेश करता है, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसमें मनुष्य विवाह करके परिवार चलाता है। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, इसमें मनुष्य जो है परिवार से दूर रहकर चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन करता है मतलब कि ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाता है। ईश्वर के भक्ति में लीन होकर के तपस्या जो करता है उसको चिंतन मनन कहा गया है। और चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करते हुए जीवन का अंतिम समय व्यतीत करता है। मतलब कि मनुष्य जो है अपने घर परिवार का त्याग कर देता है, और त्याग करके जैसे साधु संतों को देखते हो कि वो अपने परिवार का त्याग करके जगह जगह जो है विचरण करते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, जब तक उनके जीवन का अंत नहीं हो जाता है, वह इसी प्रकार से अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर गृहपति खेती और पशुपालन करते थे। इन्हें वैश्य कहा जाता था। इन गृहपतियों के आसपास उनकी सेवा करने वाले सेवक लोग भी रहते थे। गृहपति समय समय पर राजा को भेंट दिया करते थे, जिससे राजा और राज्य का खर्च चलता था। पूरे जन के मुखिया को राजा कहते थे। जो जन का मुखिया, जन किसको है कहते हैं तो जानते ही हो, पढ़े ही हम लोग पाठ में। तो जन का जो मुखिया होता था उसको राजा कहते थे। और उसके यानी कि राजा के जो रिश्तेदार और सहयोगी जो होते थे उनको राजन्य कहा जाता था। राजा के जो रिश्तेदार और सहयोगी होते थे उसको राजन्य कहा जाता था, और जन का जो मुखिया होता था उसको राजा कहा जाता था। उनका मुख्य काम जनपद की रक्षा करना था। यानी कि जो राजा के रिश्तेदार और सहयोगी जो होते थे, जो राजन्य कहलाते थे, उनका काम होता था कि जनपद की रक्षा करना। लेकिन युद्ध के समय पहले की तरह ही जन के सारे पुरुष सम्मिलित होते थे। लेकिन जब युद्ध होता था, जैसे ऋग्वैदिक काल में जितने भी पुरुष होते थे वो युद्ध में शामिल होते थे। राजा की अपनी कोई सेना नहीं होती थी, कि जन के लोग ही वहाँ क्या करते थे, युद्ध में शामिल होते थे। वैसे यहाँ भी युद्ध में लोग जो है शामिल होते थे।
उत्तर वैदिक साहित्यों से पता चलता है कि राजा और राजन बड़े बड़े यज्ञ करने लगे थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि, जो कई महीने चलते थे। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास यज्ञ होता है, कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें यज्ञ का जो जैसे धार्मिक कार्य होते हैं। इनमें बहुत धन खर्च होता था। इन यज्ञों को ब्राह्मण या पुरोहित संपन्न कराते थे। ब्राह्मणों को धन, गाय और दान, धन और गाय जो है ये जो है दान में प्राप्त होते थे। उनकी मान्यता थी कि इन यज्ञों से जनपद में खुशहाली आएगी और राजा खुशहाल बनेगा। राजा जो है जनपद में खुशहाली आएगी और राजा जो है शक्तिशाली बनेगा, उसमें उसकी प्रजा में खुशहाली बनी रहेगी, ऐसा मानना था। उत्तर वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। अब ये देखो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। हम लोग वैदिक साहित्य के अनुसार ये उत्तर वैदिक काल का ही पढ़े कि मनुष्य का जीवन जो है 4 अवस्था में बटा था, उसको आश्रम व्यवस्था कहते हैं, ये अलग चीज है। और दूसरा, उत्तर वैदिक काल में ही समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। यहाँ पर मनुष्य का जीवन जो है 4 अवस्थाओं में बटा था और यहाँ पर समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। पहला वर्ण था ब्राह्मण वर्ण। अब यहाँ पर दोनों एक जैसा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वैदिक साहित्य के अनुसार मनुष्य का जीवन जो है 4 अवस्था में बटा था। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा है वानप्रस्थ, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। वैसे ही वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ये दोनों बहुत अलग अलग है। कभी कभी इसको मतलब समझ नहीं पाते हैं तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। जो समाज 4 वर्ण यानी कि जाति प्रथा थी, वहां पर ब्राह्मणों का अलग वर्ण था, क्षत्रिय का अलग वर्ण था और वैश्य जो थे उनका वर्ण अलग था, शूद्र जो थे उनका वर्ण अलग था। अब इनके कार्य क्या क्या थे? जो ब्राह्मण जो था वो क्या करता था? यज्ञ करवाते थे और वेद पढ़ते और पढ़ाते थे। क्षत्रिय वर्ण जो था उनका काम था जो जनपद में शासन और उसकी रक्षा करना। क्षत्रिय वर्ण का काम था जनपद में शासन करना और उनकी रक्षा करना। और वैसे ही वैश्य वर्ण जो था उनका काम था जनपद में खेती करना और पशु पालन करना। वैसे उसके बाद आता है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण जो होते थे उनका कार्य था सेवा कार्य करना। इसके बाद में वर्ण व्यवस्था के कारण ही आगे चलकर समाज में जो है जाति व्यवस्था पनपी। ये जो समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था अलग, और वर्णों के अनुसार ही लोग जो है कार्य करते थे। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में जो है जाति प्रथा जो है आई। इसके बाद आगे देखते हैं महाकाव्यों की रचना। हमारे देश के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल की बातों पर आधारित है। रामायण और महाभारत की जो रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में, जिस प्रकार की बातें बताई जा रही हैं उसी पर ही आधारित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कोसल जनपद की बातों पर आधारित है। अब इसको याद रखेंगे कि रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है, जो कि कोसल जनपद की बातों पर आधारित है। इसी प्रकार महर्षि व्यास द्वारा महाभारत की रचना कुरु, पांचाल, सुरसेन जनपद की बातों पर आधारित है। और वो महाभारत की रचना किसने की है? महर्षि व्यास ने। और ये जो रचना है वो कुरु, पंचाल और सुरसेन जनपद की बातों पर आधारित है। ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार है। इससे क्या होता है? भारत की संस्कृति का, ये जो महाकाव्य है इससे भारत की संस्कृति का पता चलता है। इन महाकाव्यों ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इनके अध्ययन से हमें इस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। जितने भी अगर ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, चाहे वे धार्मिक ग्रंथ रहे या फिर किसी प्रकार का साहित्यिक पुस्तक को देख ले, ये सब चीजें जो होती हैं इनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है।